हर गबन सिर्फ पैसों का नहीं होता, कई बार गबन नैतिकता का भी हो जाता है और यह किताब उसी बारे में है। वेलकम टू एपिसोड 99 ऑफ पेजेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट शो। आज का एपिसोड कुछ अलग होने वाला है क्योंकि 99th एपिसोड है। तो मैंने सोचा आज का एपिसोड हिंदी इंग्लिश मिक्स रखते हैं क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ एक हिंदी किताब की जो लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। हम बात करेंगे गबन, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक उपन्यास। सबसे पहले मैं गबन का मतलब बताना चाहूंगी। इसका मतलब होता है मिस अप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट। अगर हम इसको विस्तार में बात करें तो ऐसे ऐसा धन या संपत्ति जो आपको रखने के लिए, संभालने के लिए दिया गया है, बट आप उसका यूज कर लेते हो या गलत इस्तेमाल कर लेते हो। इस कहानी में यही है, लाइक इसमें सिर्फ एक इंसान के गबन की कहानी नहीं है, मतलब पूरी स्टोरी चल रही है, लेकिन देयर आर मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गबन। एज आई मेंशन कि सिर्फ पैसे का नहीं, नैतिकता का भी गबन हो जाता है। तो बात करते हैं कहानी की। कहानी शुरू होती है जालपा और उसके परिवार से। जालपा को चंद्रहार की लालसा होती है। वो अपने पिता को कहती है मुझे भी एक चंद्रहार चाहिए। वो छोटी बच्ची है उस टाइम पे। वो अपने पापा को कहती है मुझे चंद्रहार चाहिए। उसके पापा हाँ कह देते हैं बट ये नहीं बताते हैं कि वो कब देंगे। फिर वो अपनी माँ के पास जाती है, कहती है माँ मुझे तुम्हारे जैसा चंद्रहार चाहिए। तो उसकी माँ कहती है वो तुम्हें तुम्हारे ससुराल से मिलेगा। उसके मन में ना वो बात बैठ जाती है। एक छोटा बच्चा है, उसके मन में आप उसको जो बोल दोगे उसको लगेगा हाँ चलो इन्होंने कहा है तो यही होगा। 7 साल बाद जब उसकी शादी होती है ना, तो वो इमेजिन करती है कि उसके ससुराल वाले उसको चंद्रहार देंगे नहीं देंगे। तो वो उसके मन में वो चल रहा होता है क्योंकि उसके आसपास जितनी भी लड़कियों की उसके साथ की शादी होती है उनको उनके ससुराल से चंद्रहार नहीं आया होता है। मे बी उस टाइम पे वो चलन खत्म हो गया हो या चंद्रहार बहुत महंगा आता हो, क्योंकि ये किताब बहुत पुरानी है। और चंद्रहार मुझे एग्जैक्टली जैसे 9 लखे का हार होता है, फुल सेट, हाफ सेट, ये होते हैं ना, कितने महंगे होते हैं। तो उस टाइम के हिसाब से वो भी महंगा होगा। लेकिन जब उसकी शादी होती है, उसके ससुराल वाले कोई कमी नहीं छोड़ते हैं शादी के व्यवस्था में। जो उसको गहने मिले होते हैं बट चंद्रहार नहीं मिला है। उसके बाद ठीक है, उसको चंद्रहार नहीं मिला। वो ऑलरेडी इरिटेटेड थी। वो अपने पति के साथ, पति और उसकी कोई खास बन नहीं रही थी स्टार्टिंग में। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल ही अपना सब कुछ, मतलब अपना मूड खराब कर लेती है और अपने वापस मायके जाने की बात करती है। उसके गहने चोरी हो जाते हैं और उसको ये नहीं पता कि वो गहने उसके पति ने ही चोरी करे हैं। जो भी ज्वेलर्स से, जहां से भी इन्होंने गहने खरीदे थे, उसके पैसे लौटाने के लिए कैसे ना कैसे रमानाथ उसको अपनी बातों में घुमा फिरा के उसे ऐसा जता देता है कि इस सब में कुछ नहीं रखा है, और वो मान जाती है और वो वहीं रुक जाती है। वो नहीं जाती है अपने मायके। ऐसा करते करते फिर जब रमानाथ और उसके बीच में चीजें सही होने लगी तो रमा को लगा कि मैं मेरे को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो वो उसके लिए गहने का इंतजाम करने लगता है। तो वो किसी किसी ज्वेलर से या सराफ से जाके उधार पे गहने लेके आता है। तो ऐसे करते करते ना उसके बहुत सारे पैसे उधार हो जाते हैं। और एक टाइम के बाद ना वो जहाँ पे काम करता है वहां के पैसों का उससे गबन हो जाता है, ऐसा उसे लगता है। बट कहानी में एक ट्विस्ट है जो आपको ये किताब पढ़ के ही पता चलेगा। सब कुछ थोड़ी बता दूंगी, आप भी तो कुछ पढ़ेंगे ना। ये थी थोड़ी सी कहानी। इस कहानी में बहुत कुछ है आपके एक्सप्लोर करने के लिए। बट मैं आगे बढ़ते हुए यहाँ इस स्टोरी के कैरेक्टर्स की बात करना चाहूंगी, जिससे कि मैंने जैसे जालपा से स्टार्टिंग की थी। जालपा वैसे तो एक सीधी सादी सुलझी हुई महिला है, लेकिन वो एक बहुत ही जिद्दी महिला है। अगर उसे लगता है ना उसे कुछ करना है तो वो उसको करने लग जाती है। जैसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे उसे लगा कि उसे अपने पति के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो उसके लिए जी जान लगा देती है। जब रमानाथ जो था वो जूझ रहा होता है कि उस पैसों के लिए, कि लाइक मेरे को पैसे चाहिए, तो वो अपने पास से निकाल के उसको पैसे दे दिया करती थी। उसको लगता था क्या ही फर्क पड़ जाएगा। फिर आते हैं रमानाथ। रमानाथ बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी है। होने को तो वो अपने परिवार की खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन उनको सैर सपाटे में ज्यादा मजा आता है। उनको लगता है सब ऐसे ही चलता है। वो जब भी कुछ भी खरीदारी करते हैं तो वो सोचते थे ठीक है पैसे ही तो हैं, बाद में दे दिए जाएंगे। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे गहने का उधार इकट्ठा कर लिया था खुद पे। फिर आते हैं दयानाथ जो कि रमानाथ के पिता हैं। भाई वो अपने उसूलों के इतने पक्के हैं। खुद कभी कुछ गलत नहीं किया, खुद कोई छल नहीं किया, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके घर में कुछ ऐसा हो या उनका बेटा कुछ ऐसा करे। बट जब रमानाथ ने चोरी की तब उन्होंने उसका साथ दिया। फिर बाद में जब रमानाथ के लिए लोग आने लगे घर पे उसका पैसा वसूली करने,
तो वो बहुत चिड़चिड़ा गए थे क्योंकि उनके उसूलों के खिलाफ था। उनको लगा उनका बेटा छल कर रहा है, जो कि वो कर रहा था, बट उसे उस चीज की समझ ही नहीं थी। फिर आती है मेरी फेवरेट कैरेक्टर, वो है रतन। रतन और जालपा, इन दोनों की फीमेल फ्रेंडशिप, लाइक उस टाइम पे लिखी हुई किताब, लाइक क्लासिक लिटरेचर में फीमेल फ्रेंडशिप इतनी ब्यूटीफुली दिखाई गई है ना इस किताब में। मेरे को लगता है कि अगर कोई भी लड़की इसको पढ़ेगी ना, उसको लगेगा ऐसी फीमेल फ्रेंडशिप चाहिए मुझे। जालपा और रतन जैसे जब वो मिलते हैं, उन दोनों का ना फैमिली स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डिफरेंस है दोनों में। लेकिन रतन और जालपा एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं ना कि वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब जालपा मुसीबत में थी तो रतन उसकी हेल्प करती थी। जब रतन के साथ गबन हो रहा था, जो कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद हो रहा था, उस टाइम पे जालपा ने उसको हेल्प की। कैसे कि रतन जालपा के घर में आके रहने लग जाती है जब उसका सब कुछ चला जाता है। वैसे तो इस किताब का जो टाइटल है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा थीम बन जाता है, लेकिन इस किताब में उससे भी आगे चल के बहुत सारे थीम्स एक्सप्लोर किए हैं, जैसे कि मैंने बताया फीमेल फ्रेंडशिप, फिर आता है लालच, सामाजिक स्टेटस, इको, दिखावा। सबसे ज्यादा तो पॉम्प एंड शो है इस पूरी किताब में। और सबसे खूबसूरत बात इस बुक की है कैसे एक छोटी सी इच्छा, लाइक दैट वन डिजायर, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वी नीड टू वर्क फॉर इट, इंस्टेड ऑफ वो इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर देना, लाइक किसी भी हद तक जाना। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से बेटर उसको उसके लिए किसी भी हद तक जाने से कैसे वो डर, लालच, लोभ का बोझ उठा के इंसान को जीना पड़ता है, ये बहुत ही खूबसूरती से इस किताब में दिखाया गया है। साथ ही ये बुक उस टाइम के मध्यम वर्ग के जो भी तौर तरीके होते थे, दहेज प्रथा और लोगों का देने लेने के प्रति आकर्षण, उसको इस किताब में बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। और एक खास बात जो कि सभी रीडर्स को पता होनी चाहिए, इस किताब में किसी भी एक कैरेक्टर को ना विलन नहीं बनाया गया है। सब लोग अपनी अपनी मजबूरियां, खामियां, वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे जैसे ये बुक आगे बढ़ती है, कहानी इसमें आगे चलते हैं, आपको दिखेगा कैसे रमानाथ तो पहले से हमें खामियां पता होती है, लेकिन एंड तक जाके उसकी हमें खूबियां भी पता चलती है। वैसे जालपा का दिखता है, स्टार्टिंग सबकी खामियों से होती है, अंत तक आते आते हमें सबकी खूबियां देखने को मिलती हैं इस किताब में। तो देर इज नो ग्रे कैरेक्टर, और आई मस्ट से दे आर कैरेक्टर्स इन देयर ओन वे, दे आर इवॉल्विंग थ्रू आउट द स्टोरी। अगर मैं बात करूँ राइटिंग स्टाइल की, मैं एक कन्फेशन के साथ करना चाहूंगी। प्रेमचंद की दो किताबें हैं, गबन और गोदान, मुझे बहुत ही कंफ्यूजन था उनकी कौन सी किताब ज्यादा अच्छी है। जब ये किताब मुझे आई थी मुझे लगा था मैं उनका बेस्ट वर्क पढ़ रही हूँ, तो मैं उसी सोच के साथ पढ़ी थी। लेकिन जब मैं स्टोरी के बीच में पहुंची ना, मुझे ऐसा लगा इट इज वेरी स्ट्रेस्ड। वो बीच में बोरिंग होने लग जाती है, ऐसा लगता है इसकी जरूरत नहीं है वहां पे। तो ये एक्सपीरियंस मेरा था, क्योंकि मैंने तो उनकी दो बैलों की कथा ही पढ़ी थी आज तक, तो मुझे लगा वो तो बहुत ही अच्छी थी, तो वो अच्छा ही लिखते होंगे। और हमारे मोस्टली जो पुराने सारे ऑथर्स हैं, दे हैव बीन वेरी गुड राइटर्स। तो उनका जो काम होता है, क्योंकि देवर चैलेंजिंग सोशल स्टेटस, सोसाइटी एंड द नॉर्म्स दैट दे वर लिविंग इन, तो वो चीजें बहुत ही रिलेटेबल हो जाती हैं अगर आप मिलेनियल या उससे पहले के बॉर्न हैं तो। बट कहीं ना कहीं मुझे लूज लगा मुझे, लेकिन कुछ चीजें थी जिन्होंने मुझे स्टोरी में बांधे रखा, बट समहाउ जो बीच में एक जगह आ जाती है ना, जहाँ पे आपको लगेगा भाई ये क्यों लिखा है, ये नहीं लिखना चाहिए था, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, इससे आगे हम बढ़ सकते थे, ये स्किप हो सकता था, ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो गई है। ऑनेस्टली मुझे कई बार लगा कि ये बुक तो मैं डीएनएफ कर दूंगी, डीएनएफ मतलब होता है डू नॉट फिनिश, लेकिन प्रेमचंद की राइटिंग ने मुझे इस किताब से जोड़े रखा, और एंडिंग आते आते ना आई वॉज सो मच सेटिस्फाइड। आई फेल्ट वेरी गुड, लाइक द वे स्टोरी टुक दैट टर्न। रमानाथ जहाँ पे छोड़ सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना बताए भाग जाता है, ऐसे ही रैंडमली किसी ट्रेन में बैठ के वो कहीं दूसरे शहर में जाके जीने लगता है अपनी जिंदगी, और किसी को नहीं पता वो कहाँ चला गया है। उसके बाद का जो पूरा आता है ना, वो पूरी स्टोरी वो थोड़ा ज्यादा लगती है आपको, ओवरवेलम कर देगी कि करके ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। बट जब आप एंड में आ जाते हो ना, जब चीजें होती हैं, कैसे जालपा ने उसका पता लगाया, कैसे जालपा ने उसने जो जो उसके पति से गलती हो गई थी, उसका पश्चाताप किया। तो ऐसी ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होती हैं, जो कि आपको इस बुक से जोड़े रखेंगी। इसीलिए अगर आपने मुंशी प्रेमचंद का कोई कोई भी वर्क पढ़ा है, शॉर्ट स्टोरी या कोई भी उपन्यास,
तो आप इस बुक को एक चांस ज़रूर दें। आई एम श्योर कुछ ना कुछ आप इस बुक से लेके ही आगे बढ़ेंगे। This was all about this episode. If you have read this book, do share your experience. If you are an author or a community of readers and writers who wish to spread the word about yourselves, do let me know through my Instagram handle, Pricked Insight. Stay tuned for the next episode.